नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को लेकर 2020 में इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लोट किए गए अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम की टेंडर को कैंसिल करने का फैसला किया गया था, जिसमें उस दौरान साउथ कोरिया की K-30 बीहो सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन तब रशिया की तरफ से ऑब्जेक्शन करने की वजह से इस टेंडर को भारत की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को इंडिजिनसली डेवलप करने का फैसला किया गया था। अभी पता चला है कि डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी लाइट टैंक की चेसिस को बेस करके इंडिजिनस तरीके से एक सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसको अभी डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। ये भी एक 30 टन क्लास का व्हीकल होने वाला है, जिसकी डिजाइन और डेवलपमेंट सीवीआरडी के तरफ से किया जा रहा है। प्राइमरी डिजाइन के मुताबिक इसमें 2 से 4 30 की डुअल बैरल ऑटो कैनन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें इस्तेमाल होने वाली ऑटो कैनन सिस्टम्स को भी कहीं से एक्सपोर्ट करके नहीं लाया जाएगा, बल्कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेदक की तरफ से डेवलप किए गए नए 30 की ऑटो कैनन सिस्टम को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको एक 3D रडार के साथ कपल किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इनकमिंग हॉस्टाइल टारगेट को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में एंगेज होने में मदद करेगा। अभी डीआरडीओ की तरफ से ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए पहले ही आर्मी के साथ उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को लेकर डिस्कशन कर रही है और इनिशियली ऐसे 104 गन्स को आर्मी की तरफ से खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि आगे चल के और भी ज्यादा हो सकता है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेकर है। HAL की तरफ से दी गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तेजस MK2 प्रोग्राम में काफी हद तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है और HAL की तरफ से अभी तेजस MK2 की फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को वैलिडेट किया जा चुका है। लेकिन कुछ हद तक तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप की रोल आउट में अभी डिले होने की बात की जा रही है। इनिशियली पहली तेजस MK2 की प्रोटोटाइप को इसी साल अगस्त में रोल आउट करने का प्लान किया गया था, फिर इसको दिसंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि शायद तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को जनवरी 2023 में रोल आउट किया जाएगा और नेक्स्ट ईयर फरवरी में होने वाली एरो इंडिया 2023 एयर शो के दौरान इसको पब्लिक के लिए डिस्प्ले किया जाएगा। इसके बाद तेजस MK2 की लोअर हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को अगस्त और सितंबर के महीने में कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन पहले उम्मीद किया गया था कि एरो इंडिया शो से पहले ही तेजस की लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया जाएगा और बाकी बस इसकी फ्लाइट टेस्टिंग बचा रहेगा। लेकिन अभी इसकी टेस्ट फ्लाइट को लगभग 1 साल तक डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि अगस्त से सितंबर 2023 के बीच तेजस MK2 की लोअर हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में जाके इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। इसी बीच जब तेजस MK1 की डिलीवरी लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी तेजस MK1A को भी जल्दी से ये तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी पहली तेजस MK1A को इसी साल के अंदर ये तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी HAL की तरफ से बताया गया कि अगले महीने तक तेजस MK1A की पहली यूनिट को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद जून में इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि चाइनीज रायते की वजह से पिछले 2 सालों से आर्मी की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है और आमतौर पर हर साल आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट होता रहता है और हर साल लगभग आर्मी से 66,000 के आसपास सोल्जर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सोल्जर को वहाँ पे भर्ती की जाती है। लेकिन अभी पिछले 2 सालों में कोई भी रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से आर्मी के अंदर काफी वैकेंसी हो चुकी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से टूर ऑफ ड्यूटी नाम की एक नई कॉन्सेप्ट को भी लाया जा रहा है, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पर 3 से 5 सालों के लिए जवानों को रिक्रूट किया जा सकता है। अभी तक टूर ऑफ ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन को भी सही तरीके से बनाया नहीं जा रहा, जिसको भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी डिफेंस सर्विस में जाने वाले पेंशन को बचाने के लिए ऐसा फैसला लिया जा रहा है और टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया जा रहा है, ताकि पेंशन में दिए जाने वाले अमाउंट को सेव किया सके। क्योंकि अगर कोई बस 3 या 5 साल के लिए सर्विस करता है तो उसे इतना ज्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जो कि एक फुल सर्विस में मिल सकता है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसको भी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कुछ हद तक
लागू करने के लिए कहा जा रहा है और 3 से 5 साल के अंदर रिटायर होने वाले जवानों को भी मेडिकल बेनिफिट देने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होने वाला और इसको बस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रखने का फैसला किया गया है। अभी अगर सबसे बड़ी मुद्दे की बात करें तो इस स्कीम के मुताबिक अभी अगर टूर ऑफ ड्यूटी में 1 लाख जवानों को आर्मी में शामिल किया जाता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो 3 साल के बाद उसमें से 25% जवान रिटायर हो जाएंगे और 5 साल के बाद और 25% जवान को रिटायर कर दिया जाएगा और ये टोटल 1 लाख रिक्रूटमेंट के ऊपर किया जाएगा। यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद लगभग 50,000 जवानों को आर्मी से रिटायर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 50% जवान अपनी स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज तक ड्यूटी कर सकते हैं। अब इसको लेके कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो आने वाले समय में एक ही बार में 5 साल के अंतर में आर्मी की 50% के आसपास स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो कि एक चिंता करने वाली बात हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जवान रिटायर होने वाले उस तरीके से नए भर्तियां भी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयमेंट और टूर ऑफ ड्यूटी का जो पीरियड होने वाला है वो काफी हद तक कम होने वाला है। और एक चीज को लेके अभी काफी डाउट किया जा रहा है क्योंकि जनरल ड्यूटी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको 34 वीक्स के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो अभी इस 34 वीक्स को इस 5 साल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा फिर नहीं किया जाएगा, इसको लेके थोड़ा डिस्कशन किया जा रहा है। अगला अपडेट भी आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात करने वाले हैं। पहले भी इसको लेके मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे वर्तमान के आर्मी चीफ जनरल एम नरावने इसी महीने के अंत तक रिटायर होने वाले, जिसके बाद उनके पद पर किसको बिठाया जाएगा इसको लेके पिछले कई महीनों से आर्मी के अंदर डिस्कशन किया जा रहा था और अभी फाइनली इसको लेके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया जिसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को अभी हमारे आर्मी चीफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा और इसी हफ्ते उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा, जो कि वर्तमान की आर्मी चीफ जनरल एम नरावने जी को रिटायरमेंट के बाद रिप्लेस करने वाले। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी की बात करें तो ये हमारे पहले आर्मी चीफ होने वाले जो कि आर्मी की इंजीनियरिंग कोर्स से होने वाले। अभी तक जितने भी आर्मी चीफ रहे थे वो सभी के सभी या तो इन्फेंट्री, आर्टिलरी या आर्मर्ड यूनिट से बिलोंग करते थे, लेकिन शायद अभी आर्मी में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने की कोशिश किया जाए, टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करने की कोशिश किया जा रहा है, उसी का ध्यान रखते हुए अभी एक इंजीनियरिंग कोर्स से हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ को सिलेक्ट किया जा रहा है, जिनको पहले से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेक्नोलॉजी को ऐड करने में काफी अनुभव है। अब ऐसे देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल एम नरावने जी के बाद 4th सीनियर रैंक के ऑफिसर थे और उनको नेचुरली नेक्स्ट आर्मी चीफ के तौर पर सिलेक्ट करने का बात किया जा रहा था, लेकिन अचानक से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी के देहांत होने के बाद नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि जनरल एम नरावने जी को अभी नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया और अगर लिया भी गया तो अभी तक इसको पब्लिक को बताया नहीं गया। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि जिनको भी हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि या तो एक इन सर्विस और रिटायर्ड 3 स्टार रैंक के ऑफिसर होने वाला, और उम्मीद है कि इसमें एक रिटायर्ड और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया और जनरल एम नरावने दोनों बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। अगला अपडेट ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। कुछ साल पहले तक ईवी इतने इफेक्टिव नहीं थे और लीड एसिड सेल बेस करके जो भी ईवी मार्केट में अवेलेबल थे ये 1 से 2 साल के अंदर ही खराब होने लगे थे, जिस वजह से मार्केट में ईवीज का जो इनिशियल अपीयरेंस था वो इतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अभी की बात करें तो अभी मार्केट में मल्टीपल ईवी कंपनी सामने आ चुके हैं और स्कूटर से लेके कार्स तक अभी ईवी मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि नॉर्मल पेट्रोल या डीजल बेस्ड कार जितने रिलायबल तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस या सिटी ट्रेवल के लिए या डेली ऑफिस अप डाउन करने के लिए बढ़िया ऑप्शन है। और अभी आर्मी की तरफ से भी ईवीज को भी इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप को भी तैयार किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ईवी टेक्नोलॉजी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि इसको हम बैटलफील्ड में इस्तेमाल कर पाए, लेकिन आर्मी में ऐसे कई और लोकेशन और ड्यूटी है जहां पर ईवीज को इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। नॉर्मली अभी आर्मी अपनी पीस टाइम लोकेशंस में ईवीज को इस्तेमाल करना चाहता है और नॉर्मल डीजल या पेट्रोल पावर गाड़ियों के बदले ईवीज को यूज करने का विचार किया जा रहा है, जिसके बारे में अभी एक डिटेल रिपोर्ट को भी हमारे वर्तमान के आर्मी चीफ जनरल एम नरावने के पास फॉरवर्ड किया गया है। अब ईवीज का सबसे बड़ा दिक्कत ये कि भले ये साइलेंट होते हैं, इसमें तेल डालने का झंझट नहीं होता है, इनका इनिशियल पिकअप भी बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन ये जितनी किलोमीटर की रेंज को क्लेम करते हैं गाड़ी असल में उतना रेंज नहीं देता है और इसको हर जगह में चार्ज भी नहीं किया सकता और इसको चार्ज होने में भी टाइम लगता है। भले ही आगे चल के अलग अलग लोकेशन में फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल करके इसके एक सोल्यूशन को निकालने की बात किया जा रहा है, लेकिन तब भी इसको चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है और आर्मी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होने वाली है। ये गाड़ी फिलहाल के लिए डेली ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए सही होने वाला है
और इस कैटेगरी में अगर आर्मी को कुछ गाड़ी चाहिए तो वो इसको खरीद सकते हैं, लेकिन कॉम्बैट ड्यूटी में फिलहाल के लिए सुइटेबल ऑप्शन नहीं होने वाला। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।